नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बार पुनः ह्यूमन ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी को समझने से पहले हमें थोड़ा सा भूगोल को समझना होगा कि भूगोल क्या है। तो भूगोल के विषय में अगर जानकारी बात करते हैं तो भूगोल जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एक शब्द है जियो का अर्थ होता है पृथ्वी तथा ग्राफी का अर्थ होता है उसका अध्ययन करना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के संदर्भ में अगर हम वर्णन करना चाहें तो हमें भूगोल का सहारा लेना होगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि भूगोल कैसा विषय है, तो भूगोल किस प्रकार का विषय है, तो भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी तल का जितने भी जो अध्ययन किया जाता है वो सारा का सारा शामिल किया जाता है। न केवल पृथ्वी के ऊपर या उसकी चारों तरफ पाए जाने वाले वायुमंडल का भी अध्ययन किया जाता है, पृथ्वी के गर्भ में पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ ही विभिन्न जो ग्रह संबंध है, यानी जो सौर परिवार के साथ पृथ्वी के जितने भी संबंध है उसको भी हम भूगोल के अंदर शामिल करते हैं। भूगोल क्या है? तो भूगोल विभिन्न तत्वों में अंतरक्रिया व अंतर संबंधों का अध्ययन है। पृथ्वी पर मानव रहता है, विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप करता है। भूगोल के जितने भी जो तत्व हैं, जैसे कि स्थल मंडल की बात करें या वायुमंडल की बात करें या जीव मंडल की बात करें, तो सभी जो तत्व होते हैं वो एक दूसरे को प्रभावित करते भी हैं तथा प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार से हर एक जो तत्व जो इस वायुमंडल, इस पृथ्वी मंडल या इस जल मंडल के अंतर्गत पाया जाता है, उन सभी के बीच में जितने भी जो अंतरक्रिया पाई जाती है, ये जितने भी जो संबंध पाए जाते हैं, उन सभी के अध्ययन को इसके अंदर शामिल किया जाता है। भूगोल एक प्रादेशिक समाकलन का विज्ञान है, यानी भूगोल के अंतर्गत हम किसी प्रदेश विशेष के अंतर्गत पाए जाने वाले विभिन्न जो भौतिक विशेषता है उन सभी को इकट्ठा करके उसके साथ उसका अध्ययन करते हैं। इसके साथ साथ भूगोल एक संश्लेषणात्मक विज्ञान है। अब संश्लेषणात्मक को हम इस प्रकार से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम संश्लेषण और विश्लेषण में फर्क समझ लेते हैं। विश्लेषण का अर्थ ये होता है कि जिस प्रकार से हम किसी विषय वस्तु को कई शाखाओं में बांटकर अध्ययन करते हैं। जैसे कि अगर हम विश्लेषण की बात करते हैं, जो एक पार्ट है उसको कई शाखाओं में बांटकर उसे अध्ययन करते हैं। हालांकि ये जितने भी, जैसे कि अगर हमने कहा कि फैन है तो फैन के अलग अलग पार्ट हो सकते हैं, उसकी ब्लेड अलग है, उसकी वायरिंग अलग है, उसकी मोटर अलग है, उसकी ब्लेड्स अलग है। तो इन सभी को हम कह सकते हैं कि अलग अलग का अध्ययन करें, यानी ब्लेड को अलग पढ़े, मोटर को अलग अलग पढ़े, उसकी वायरिंग को अलग पढ़े। तो ये एक आपका विश्लेषणात्मक अध्ययन होगा। संश्लेषणात्मक का अर्थ हो गया कि हम इन सबको मिलाकर, यानी पंखे की मोटर हो, चाहे ब्लेड हो, चाहे उसकी वायरिंग है, सबको मिलाकर हम पंखे का अध्ययन करते हैं। तो भूगोल के अंतर्गत जो विविधताएं पाई जाती है, उन सभी विविधताओं को हम एक साथ मिलाकर जब अध्ययन करते हैं तो वह भूगोल कहलाता है। तो भूगोल का अर्थ होगा कि पृथ्वी पर पाए जाने वाली विभिन्न जो विविधताएं हैं वह एक दूसरे से प्रभावित होती है तथा एक दूसरे को प्रभावित करती भी है। इन सभी को मिलाकर जब हम एक साथ अध्ययन करते हैं तो वो उसका संश्लेषणात्मक अध्ययन कहलाता है। इसके अलावा भूगोल जो है वो व्यवहारिक समस्याओं का समाकलन या व्यवहारिक समस्याओं को हम एकत्रित करके उसको साथ ही साथ, यानी उन समस्याओं को जानना तथा उनको समस्याओं को दूर करने का भी विज्ञान माना जाता है। तो ये भूगोल की प्रकृति के रूप में जाना जाता है। भूगोल जब था, तो भूगोल जब प्राचीन समय से स्टार्ट होता है तो मुख्य रूप से भूगोल को दो भागों के अंदर डिवाइड किया जाता है। अब भूगोल का इसे द्वैतवाद भी कह सकते हैं कि अगर हम मानव भूगोल की बात करें तो सर्वप्रथम लगभग काल था 1650 का काल था। 1650 के अंतर्गत एक व्यक्ति हुए, उस व्यक्ति का नाम था बर्नहार्ड वारेनियस। बर्नहार्ड वारेनियस जो व्यक्ति थे, यानी जो वारेनियस थे, उन वारेनियस महोदय ने भूगोल का द्विविभाजन किया। भूगोल का द्विविभाजन किस प्रकार से किया? तो बर्नहार्ड वारेनियस ने 1650 के अंतर्गत भूगोल का द्विविभाजन किया और इस द्विविभाजन के अंतर्गत भूगोल को दो भागों में डिवाइड किया। दो भाग कौन कौन से थे? एक तो था सामान्य भूगोल और दूसरा तो जो था वह था विशिष्ट भूगोल। इन दो भागों में डिवाइड किया। अब ये जो दो शाखाएं जो थी, जो सामान्य और विशेष कहा जाता है, जिसके अंतर्गत जो सामान्य भूगोल, अब जो सामान्य भूगोल है उसी सामान्य भूगोल को हम प्राकृतिक भूगोल भी कह सकते हैं, यानी ये हमारी भौतिक भूगोल वाली शाखा हुई। और दूसरा जो विशिष्ट भूगोल है, उस विशिष्ट भूगोल को हम प्रादेशिक भूगोल भी कह सकते हैं, यानी रीजनल ज्योग्राफी
के नाम से जाना जाता है, या फिर इसे प्रादेशिक या मानव भूगोल कहा जा सकता है। तो बर्नहार्ड वारेनियस ने इसे प्रादेशिक भूगोल, या फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसे मानव भूगोल के अंतर्गत विभाजित किया। तो दो भागों में इसे डिवाइड किया और इन दोनों को अलग अलग शाखाओं के रूप में यहाँ पर विकसित किया। तो जो भौतिक भूगोल है, अब भौतिक भूगोल के अंदर हम किन किन बातों का अध्ययन करते हैं, तो सबसे पहले भौतिक भूगोल के बारे में पढ़ते हैं कि भौतिक भूगोल क्या है, और भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम कौन कौन सी विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम पृथ्वी के उद्भव के बारे में बात करते हैं, पृथ्वी का उद्भव किस प्रकार से हुआ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है, आंतरिक बाह्य जो शक्तियां हैं जिसे इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्स कहा जाता है, भू आकृतियां, जितने भी जो स्ट्रक्चर्स है, लैंडफॉर्म्स है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं, वायुमंडल, जलमंडल तथा स्थल मंडल, इन सभी के बारे में हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत बात करते हैं। यानी किसी प्रदेश के अंतर्गत भौगोलिक परिस्थितियां, उच्चावच, जलावच, जलाशय, जलवायु, वनस्पति, खनिज संपत्ति, मिट्टी, जीव जंतु, इन सभी के बारे में हम कह सकते हैं कि भौतिक भूगोल के बारे में उसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसके साथ साथ ही दूसरी जो शाखा थी वह थी मानव भूगोल। तो भूगोल में द्वैतवाद जो है, इस प्रकार से 1650 उनकी जो पुस्तक का नाम था वो जियोग्राफिया जनरलिस्टिस था। इस पुस्तक के अंतर्गत इस प्रकार का द्विविभाजन किया और उसे दो भागों में डिवाइड किया। एक तो था भौतिक भूगोल, या इसे सामान्य या विशिष्ट के रूप में बांटा जा सकता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण शाखा जिसके बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं वो है मानव भूगोल। अब मानव भूगोल के अंतर्गत कुछ विशेषताओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो कुछ परिभाषाएं दी गई, जैसे कि ये एक परिभाषा दी गई है, इस परिभाषा को दिया गया था कुमारी सैंपुल ने। अब कुमारी जो सैंपुल थे, उन्होंने अपनी एक पुस्तक का नाम जिसको था इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिक एनवायरनमेंट, जो 1911 में एक पुस्तक उनकी प्रकाशित हुई। और कुमारी सैंपुल जो रटजेल की शिष्या थी, उन्होंने कहा कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी, यानी पृथ्वी में लगातार या अस्थिर पृथ्वी, लगातार पृथ्वी के अंतर्गत बदलाव होते रहे हैं, और चंचल मानव के बीच पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का, यानी मानव है वो बदलने को उतारू है, काफी चंचल है, और पृथ्वी भी अस्थिर है। पृथ्वी अपने आप ही बदल रही है और मनुष्य भी उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन ला रहा है। तो दोनों के बीच में इस प्रकार के जो परिवर्तनशील संबंध है, उनका अध्ययन इसके अंदर शामिल किया जाता है। यानी ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ, जो है वो ये वाक्य उन्होंने दिया। तो इस प्रकार से मानव भूगोल को काफी ब्रॉड तरीके से हम इस प्रकार से बता सकते हैं। जन्मदाता की बात करें तो जन्मदाता इसके रेडजेल थे, रेडजेल महोदय थे। उस यानी फेडरिक रेडजेल उनका पूरा नाम था, जर्मनी के रहने वाले थे। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, लगभग 1882 से लगाकर 92 तक ये पब्लिश हुई। पुस्तक का नाम था एंथ्रोपो जियोग्राफी, जो 3 वॉल्यूम के अंतर्गत छपी थी। अब इसके अंतर वो कहते हैं कि जो मानव भूगोल है उसके दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं। यानी मानव भूगोल में जो भी विषय वस्तु होती है वो सारी की सारी हमारे वातावरण, यानी हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती है, इन्वायरमेंट से संबंधित होती हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। यानी उसके अंतर्गत सारी की सारी भौतिक दशाओं को शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से हम कहें कि किसी विशिष्ट भूगोल, यानी जो विशिष्ट भूगोल का अर्थ होता है, यानी जो प्रदेश है, यानी प्रदेश की अगर बात करें, जैसे कि हम भारत की बात करें तो भारत के अंतर्गत या किसी राजस्थान के बीच में या किसी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पाए जाने वाले जितने भी जो निवासी है, उन निवासियों की विशेषताओं का वर्णन किया जाता है। अगर वो विशेषताएं कौन कौन सी है, जैसे कि अगर हम राजस्थान के संदर्भ में कहें तो राजस्थान में जो मनुष्य रहते हैं उनका कद क्या है, उनकी आकृति किस प्रकार की है, उन लोगों का रंग क्या है, उनकी सामान्य आयु की अवधि कितनी है, वो कैसे वहां पर उद्भवित हुए, उनका ओरिजिन किस प्रकार से हुआ, वो जो मानव रहते हैं उनकी कला कौशल, उनकी व्यापारिक वस्तुओं के बारे में डिस्कस करते हैं, उस मानव के गुण और दोष के बारे में, उसकी शिक्षा के बारे में, उनकी क्षमताओं के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा उनके जन्म, विवाह, विभिन्न संस्कार, भाषा, राजनीतिक प्रशासन, धर्म, धार्मिक संस्थाएं, नगर, प्रसिद्ध स्थल, सभी उनके इतिहास, उनके कलाकार, उन अन्वेषक, उन सभी के बारे में यहाँ पर इसमें डिस्कस किया जाता है। तो मानव भूगोल है वो काफी बड़ा एक विषय के रूप में सामने
आया था। तो इस प्रकार से जो शुरुआत हुई थी, तो शुरुआत के अंतर्गत मानव भूगोल को इस प्रकार से कहा गया कि मानव भूगोल जो है वह अस्थायी पृथ्वी व चंचल मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का संबंध है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए जो कुमारी सैंपुल है, जो रेड जेल की शिष्या थी, वो कहते हैं कि मानव भूगोल जो है वो क्रियाशील मानव यानी जो अनरेस्टिंग मैन है तथा अस्थिर पृथ्वी यानी अनस्टेबल अर्थ है के बीच परिवर्तनशील संबंधों की व्याख्या व्याख्या करता है। मनुष्य जन्म से ही एक सक्रिय प्राणी रहता है, यानी एक्टिव रहता है, और उसके जो कार्य होते हैं उसके कार्यों का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। वह अपने अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पृथ्वी के असंख्य जो संसाधन है उनका शोषण करता है। धरातल पर मानव की जो क्रियाएं होती है वो कभी भी निष्क्रिय नहीं होती है, वो कभी चुपचाप नहीं बैठता है। मनुष्य की भांति ही पृथ्वी भी स्थिर नहीं रहती है, उसमें नए नए परिवर्तन यानी भौतिक परिवर्तन क्षण प्रतिक्षण होते रहते हैं, और इन भौतिक परिवर्तनों का जो प्रभाव होता है वो धरातल पर देखने को मिलता है। और जो मानव है वह इन परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेता है और धीरे धीरे अपना विकास करता रहता है। तो इस प्रकार से पृथ्वी जो अस्थिर है और मानव जो क्रियाशील है, उन दोनों के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन हम उसकी सभ्यता और संस्कृति के रूप में करते हैं। इसी प्रकार से जो प्रसिद्ध एक फ्रांसीसी विद्वान है जिनका नाम है विडाल डी ब्लांस, और उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल दी जियोग्राफी ह्यूमन यानी मानव भूगोल के सिद्धांत जो 1921 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी, और उसके अंतर्गत वो कहते हैं कि पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों का एक नया विचार है। यानी मानव भूगोल क्या है? पृथ्वी और मानव के बीच जो संबंध है उनकी एक नई रूपरेखा है, एक नया विचार है जिसके अंतर पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर निवास करने वाले जीवों के बीच पारस्परिक संबंधों का संयुक्त ज्ञान समाविष्ट होता है। यानी इसके अंतर्गत हम पृथ्वी और पृथ्वी पर रहने वाले जो जीव है उनके बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं। यानी ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफर्स ए न्यू conceptions of the interrelationship between earth and man, a more synthetic knowledge, physical law governing out earth and of the relations between the living being with which inhabit it। यानी ब्लांस ने, जिसे विडाल डी ब्लांस कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की जो पुस्तक है उसके अंतर्गत इस प्रकार की बात को कहा है। तो इस प्रकार से मानव भूगोल को इस प्रकार से हम परिभाषित करते हैं। विषय क्षेत्र की बात करें कि मानव भूगोल के अंतर्गत कौन कौन से विषयों का अध्ययन किया जाता है, तो काफी बड़े स्तर पर इसके विषयों का हम इस देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत भूगोल का विशेष क्षेत्र की बात करें तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से विशेष क्षेत्रों के बारे में बताया है। तो इन विशेष क्षेत्रों के अंतर्गत हम की बात करें तो जितने भी यानी किसी विशिष्ट प्रदेश की जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक भूदृश्य, जीवन की मान्यताएं, सभी के बीच में पाए जाने वाले संबंध, इन सभी का जो अध्ययन होता है वो मानव कल्याण के उद्देश्य से होता है। प्राकृतिक पर्यावरण का जो प्रभाव चित्र है वह क्षेत्र विशेष में प्रभाव जो है वो क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले मानव समूहों के आर्थिक कार्यों, सामाजिक संगठनों, उसकी सभ्यता और उसकी संस्कृति पर पड़ता है। मानव समुदाय भी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है और उसे अपनी आवश्यकता अनुसार ढाल के अपना सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को सुनिश्चित करता है। तो इस प्रकार मानव अपने विकास हेतु प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार से शोषण करता है कि अनेकानेक कारणों से वह पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन लाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से उसके जो संबंध है वो परिवर्तित होते रहते हैं। फिर भी उसका जो विशेष क्षेत्र है उसको स्थापित करने का जो सर्वप्रथम श्रेय जाता है वो रेड जेल को जाता है। जो रेड जेल ने अपनी जो एंथ्रोपोज्योग्राफी जो पुस्तक थी उसमें वो बताते हैं कि मानव जीवन एवं प्राकृतिक वातावरण के बीच में घनिष्ठ संबंध होता है, और इसी के बाद धीरे धीरे विडाल डी ब्लांस आए, ब्रून्स ने अलग अलग प्रकार के इसके जो तथ्य हैं वह अलग अलग प्रकार से
बताए हैं। तो जिस प्रकार से अगर विडाल डी ब्लास के अनुसार बात करें तो मानव भूगोल के अंतर्गत उन्होंने 4 भाग बताए कि इसके अंतर्गत हम जनसंख्या का अध्ययन करते हैं, जनसंख्या अंतर्गत जनसंख्या का घनत्व, वितरण, जनसमूह के बारे में बात करते हैं, सभ्यता के तत्व के बारे में बात करते हैं, यानी जो कल्चरल एलिमेंट्स होते हैं उसके अंतर्गत मानव और उसके पर्यावरण के जो बीच अंतर संबंध पाए जाते हैं, उसके अंतर्गत विशेष तौर पर हम पौधे, पशु, मानव वातावरण के बीच का जो एडजस्टमेंट, मानव का जो व्यवहार है, उसके उपकरण, कच्चे माल, आजीविका के साधन, मकान निर्माण की सामग्री, मानवीय बस्तियां, उसकी सभ्यता, उसको शामिल करते हैं। इसके अलावा परिवहन, परिवहन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के रेल मार्गों का अध्ययन करते हैं जो कि मानव भूगोल का एक अभिन्न अंग है। इसके अलावा मानव की जातियां और प्रजातियों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जीन जो ब्रुन्स हुए, इन जीन ब्रुन्स ने अपने इस मानव भूगोल के सिद्धांत जो क्षेत्र है उसको 2 भागों में डिवाइड किया। एक तो डिवाइड किया है उन्होंने सभ्यता के विकास के आधार पर, यानी इवोल्यूशन ऑफ सिविलाइजेशन के बिहाफ पे, और दूसरा जो है वह है धनात्मक या यथार्थ वर्गीकरण, यानी पॉजिटिव क्लासिफिकेशन के आधार पर उसका वर्गीकरण किया है। तो किस प्रकार से वर्गीकरण किया है, तो उन्होंने सबसे पहले तो क्या है कि सभ्यता के विकास के आधार पर भूगोल को उन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया है कि कुछ अनिवार्य आवश्यकताएं होती हैं, यानी अनिवार्य आवश्यकताओं से संबंधित भूगोल, जिसके अंतर्गत जल, वायु, भोजन, वस्त्र, यानी हमारी जो बेसिक आवश्यकता है उसको शामिल करते हैं। फिर दूसरा उन्होंने भूमि शोषण संबंधी भूगोल, यानी इसके अंतर्गत मनुष्य के संगठन कार्यों को शामिल किया जाता है, यानी पशुपालन, कृषि, खनन, विनिर्माण, इन सभी को इसके अंदर शामिल किया जाता है। इसके अलावा इसके अलावा उसकी सामाजिक प्रक्रिया, यानी उसकी जो सोशल एक्टिविटीज है उसको शामिल किया जाता है, यानी मानव जो प्रकृति प्रदत्त या मानव द्वारा निर्मित जो पदार्थ है उन्होंने एक बाजार को जन्म दिया। बाजार और विनिमय ने मिलकर बाजार, श्रम, पारस्परिक निर्भरता, पारिवारिक संगठन, शासन, नगर, राज्यों को जन्म दिया। तो इस प्रकार से ये भी उसकी विषय वस्तु के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और नेक्स्ट जो रहता है वह रहता है, यानी हम अगर कहें कि मानव भूगोल की विषय वस्तु क्या है, तो जीवन के लिए हमें क्या चाहिए? वायु चाहिए, जल चाहिए, भोजन चाहिए और निवास और वस्त्र चाहिए। तो ये मानव भूगोल की विषय वस्तु है। इसी प्रकार से भूमि से संबंधित हमारी आवश्यकताएं हैं कि हम पशुपालन करते हैं, कृषि करते हैं, खनन कार्य करते हैं, उद्योग और व्यापार करते हैं। इसी प्रकार से आर्थिक सामाजिक आवश्यकताओं की बात करें तो हमें उत्पादन करना पड़ता है, उस उत्पादित वस्तुओं को बेचना पड़ता है, कुछ उपभोग भी करना पड़ता है और कुछ वस्तुओं का वितरण भी करना पड़ता है। राजनीतिक आवश्यकताओं की बात करते हैं तो हमें राजनीति, युद्ध और सरकार की भी आवश्यकता रहती है। तो ये सभ्यता के विकास के आधार पर है। इसके अलावा यथार्थ के आधार पर देखें तो ग्रह है, हमारे घर है, राजमार्ग है, हमारे खेत, हमारे पालतू पशु, खनिज शोषण और पौधों और पशुओं का विनाश जो है वो इसके अंदर शामिल किया जा सकता है। तो इस प्रकार के जो जो चित्र है वो अलग अलग बढ़ते रहते हैं। सामान्य तौर पर हम इसके अंतर्गत किसी क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाने वाली जनसंख्या, उस जनसंख्या और मानव के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन करते हैं। हम उन संबंधों को 3 प्रकार से देखते हैं। एक तो प्रकृतिवाद के अंतर्गत, प्रकृतिवाद यानी जिसे नेचुरलिज्म कहा जाता है या नीतिवाद भी कहा जा सकता है। उसके बाद हम संभववाद की बात करते हैं कि पॉसिबिलिज्म क्या होता है, किस प्रकार से मानव और मानव और पर्यावरण के बीच में पॉसिबिलिज्म वाले रिलेशनशिप स्थापित होते हैं। इसके अलावा नव निश्चयवाद, जिसे नियो डिटर्मिनिज्म कहा जाता है। तो नियो डिटर्मिनिज्म के अंतर्गत हम प्रकृति और मानव के बीच में जो बदलता एक स्वरूप है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार के उसके और मानव के बीच में जो संबंध है वो किस प्रकार से बदले। इसके अलावा हम विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन करते हैं, सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन करते हैं, किस प्रकार से मानव अपने पर्यावरण के साथ एडजस्टमेंट करता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, तथा कालिक विकास यानी जैसे जैसे समय बीतता है तो उसके साथ किस प्रकार से मानव ने अपने संबंधों में परिवर्तन किए हैं, तो उसके बारे में हम इस पे डिस्कस करते हैं। तो मानव भूगोल की विषय वस्तु के बारे में हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि मानव भूगोल की विषय वस्तु जो है वह काफी ब्रॉड तरीके से डेवलप्ड है और इसके अंतर्गत उन सभी विषयों का अध्ययन किया जाता है जो मनुष्य और प्रकृति के बीच में संबंधों को प्रदर्शित करते हैं। शाखाओं की बात करते हैं तो मानव भूगोल की जो शाखाएं हैं, जो ब्रांचेज है, उस कई भागों में डिवाइड किया जा सकता है। सामाजिक भूगोल, जिसमें मनुष्य के समाज और समाज तथा समाज पर भूगोल का क्या प्रभाव पड़ता है उन सभी बातों, यानी समाज की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसके जो रीति रिवाज है, उसकी धार्मिक आस्थाएं हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पर डिस्कस होता है। व्यवहारिक भूगोल के अंतर्गत जो व्यवहारिक जो समस्या है उसके समाधान के अंतर्गत
या मनुष्य के व्यवहार पर भूगोल का क्या प्रभाव रहता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा ऐतिहासिक भूगोल के अंतर इतिहास तथा भूगोल के बारे में हम रिलेशन करते हैं कि जो कि इतिहास के अंतर्गत देखें तो सबसे ज्यादा जो इतिहास बना है वह भूमि के लिए ही बना हुआ है। यानी भूमि या चाहे प्राकृतिक संसाधन हो या किसी प्रदेश की धनाढ्यता हो उसको लेकर हमेशा संघर्ष हुआ है, जमीन के लिए संघर्ष हुआ है और वह एक ऐतिहासिक भूगोल को सुनिश्चित करता है। इसके अलावा चिकित्सा भूगोल जो एक शाखा है, यानी इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के हिल स्टेशन हो या प्रकृति को एक उपचारात्मक पद्धति के रूप में देखा जाता है और चिकित्सा भूगोल नाम दिया जाता है। सामाजिक कल्याण यानी भूगोल का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य अधिकाधिक समाज के कल्याण की रूपरेखा को लेकर चलना होता है, तो भी एक विषय है। नगरीय भूगोल जिसके अंतर्गत नगरों के बसाव से लगाकर नगर की समस्याएं, नगरों के बसाव के विभिन्न तरीके, अर्थात साथ ही साथ नगरीय जो अवसान होता है कि किस प्रकार से नगर जो है चरम अवस्था की ओर बढ़ता है, क्लाइमेक्स की ओर बढ़ता है और किस प्रकार से एक नगर जो है वो विनाश की ओर उन्मुख होता है, उन सभी के बारे में डिस्कस किया जाता है। राजनीतिक भूगोल, राजनीति को अगर देखें चाहे संसदीय क्षेत्रों का सीमांकन हो या किसी क्षेत्र की बाउंड्री से रिलेटेड इश्यू हो, सारे के सारे राजनीति, तो राजनीति है वो काफी भूगोल को प्रभावित करती है, उसके अंदर इसका अध्ययन किया जाता है। सैन्य, सेना से संबंधित भूगोल के कार्यों का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। निर्वाचन भूगोल जो है वह भी एक महत्वपूर्ण शाखा के रूप में देखी जाती है। इसके अलावा जनसंख्या भूगोल जिसके अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत जनसंख्या की जो प्रवृत्तियां पाई जाती है उसकी वृद्धि, वितरण, घनत्व उनके के बारे में अध्ययन किया जाता है। आवास जिसे हम हैबिटेट ज्योग्राफी के नाम से भी जानते हैं, इसे हम बस्ती भूगोल के नाम से भी जान सकते हैं। तो इस प्रकार से ये लोगों के बसावट के बारे में अध्ययन करता है। आर्थिक भूगोल को कई शाखाओं में डिवाइड किया जाता है जिसके अंतर्गत हम संसाधनों का अध्ययन करते हैं। जिस विषय के अंतर्गत हम केवल संसाधनों का अध्ययन करता है तो संसाधन भूगोल कहलाता है। कृषि से संबंधित जो भूगोल का विषय है वो कृषि भूगोल कहलाता है। उद्योग से संबंधित हमारा औद्योगिक भूगोल है। पर्यटन से संबंधित पर्यटन भूगोल और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। तो इस प्रकार से भूगोल के अंतर्गत हम बहुत बड़े तौर पर बहुत बड़ी विषय वस्तु को अंदर शामिल करते हैं। तो जितने भी जो नेचुरल साइंसेज है या जितने भी जो सोशल साइंसेज है उन सभी का जो समाकलन है वह इसकी ब्रांचेज के रूप में शामिल किया जाता है। तो ये मानव भूगोल की विभिन्न शाखाएं हैं और इन शाखाओं के अंतर्गत हम विभिन्न जो तथ्यों हैं उन तथ्यों का अध्ययन करते हैं। यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा रहेगा मानव भूगोल के कौन कौन से सिद्धांत हैं, उस सभी को हम अगली आने वाली क्लास के अंतर्गत डिस्कस करेंगे।